हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम जय मध्य प्रदेश जय संविधान। दोस्तों मध्य प्रदेश स्टेट सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान चयन परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भारतीय संविधान का ये टॉप मोस्ट सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और आज के इस सेशन में हम भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट प्रश्न जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का प्रावधान है। तो दोस्तों एक समान सिविल संहिता का प्रावधान की बात करें दोस्तों तो ये अनुच्छेद 44 में है दोस्तों। कहाँ पर है? अनुच्छेद 44 में है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सिविल संहिता की बात आई है तो समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है दोस्तों। कौन सा है? उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है दोस्तों। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अनुच्छेद 44 आया है तो अनुच्छेद 43 का भी डिस्कस कर लेते हैं और अनुच्छेद 45 का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 43 है। 43 दोस्तों मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। किससे? निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। और 45 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाएगी। ठीक है, इससे संबंधित है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ। 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ। किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के कोटा प्रदान करने से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार कौन राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष हो सकता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आयोग है मानव अधिकार आयोग, ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही हो सकते हैं दोस्तों। और वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के भी हो सकते हैं और वो हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मानव अधिकार आयोग की बात आई है तो मानव अधिकार आयोग के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये अरुण कुमार मिश्रा है। अरुण कुमार मिश्रा वर्तमान में इसके अध्यक्ष है दोस्तों। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के। और मानव अधिकार आयोग के जो अरुण कुमार मिश्रा अध्यक्ष हैं वो 2 जून 2021 को बने हैं दोस्तों। ठीक है, तब से यही हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखें आप। मानव अधिकार आयोग के मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय दिल्ली के अंदर है। ठीक है, और इसके सदस्यों तथा अध्यक्ष का जो कार्यकाल की बात करें हम दोस्तों तो वो 3 वर्ष या 70 वर्ष। ठीक है, 70 वर्ष जो भी पहले होगा वो इनका कार्यकाल होगा दोस्तों। मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो प्रथम अध्यक्ष है रंगनाथ मिश्रा। ठीक है, रंगनाथ मिश्रा इसके प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों। और मानव अधिकार आयोग की प्रथम महिला सदस्य की बात करें दोस्तों तो प्रथम महिला सदस्य फातिमा बीबी हैं दोस्तों। कौन है? फातिमा बीबी। ठीक है, तो ये थे मानव अधिकार आयोग से संबंधित टॉप मोस्ट फैक्ट जो कि परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो दोस्तों चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी वर्णित है दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है? तो दोस्तों भारत के संविधान की जो अनुसूची है उनमें से पहली अनुसूची में क्या दिया गया है? पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है पहली अनुसूची में। और दोस्तों जो ये अनुसूचियां हैं, अनुसूची कितनी है दोस्तों? 12 हैं। ठीक है, इनका वर्णन हम बात करें दोस्तों तो इन अनुसूचियों में से जो 7वीं अनुसूची है उस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। वो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोस्तों समवर्ती सूची। ये भी आप ध्यान रखें, 3 सूचियां हैं 7वीं सूची में। ठीक है, और हम बात करें संघ सूची तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे
वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों तो पहले इसमें 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अवशिष्ट शक्तियाँ या विषय वे हैं जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। बताइए भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में है दोस्तों। ठीक है, और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनको मैं अभी जस्ट आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, आगे देखिए आप, संविधान की सूचियों में शिक्षा किस सूची में निर्देशित है? तो दोस्तों शिक्षा की बात करें दोस्तों तो शिक्षा से संबंधित कानून जो भी बनाएगा वो कौन है? समवर्ती सूची है दोस्तों। यानी कि केंद्र और राज्य दोनों ही शिक्षा के प्रति कार्य करेंगे, नवाचार करेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, भारतीय संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की उन्नति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है? तो दोस्तों धारा 15 के अंतर्गत ये वर्णन है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, बेगार पर निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं और 6 प्रकार के मूल अधिकारों में ही एक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 23 की बात करें दोस्तों तो ये बलात् श्रम का प्रतिषेध एवं मानव के व्यापार पर रोक लगाता है दोस्तों। ठीक है, और अनुच्छेद 44 की हम बात करें तो ये कारखानों, खानों, भारी काम में 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको काम करने से रोक लगाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने पर कितने समय के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है? तो दोस्तों 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, यह व्यवस्था किस संशोधन अधिनियम में की गई है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को एक बार इसके पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है, परंतु दूसरी बार राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ऐसा किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के निर्णय को एक बार पुनर्विचार के लिए उसे लौटा सकता है, परंतु दूसरी बार में राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी जब होगी, और वो भी कंपलसरी है, अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, और 44वें संविधान संशोधन की हम बात करें दोस्तों तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का जो कार्यकाल 6 वर्ष था उसको घटाकर वापस कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। अब आपके पास में दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि वर्तमान में तो 5 वर्ष है। बिल्कुल, वर्तमान में 5 वर्ष है राज्यसभा का, लोकसभा का कार्यकाल, जो कि वापस 5 वर्ष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। अच्छा, तो आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि बढ़ाया क्यों, कब गया था? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। फिर 44वें में 6 वर्ष से घटाकर वापस 5 कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए आप, संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर मत भिन्नता की स्थिति में कौन सा रास्ता अपनाया जाता है? तो दोस्तों दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में ही मतभेद है। मान लो किसी विधेयक पर, साधारण विधेयक पर मान लो निर्णय नहीं हो पा रहा है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाएगी। और दोस्तों संयुक्त बैठक की ही हम बात करें तो इसको आहूत कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति आहूत करता है दोस्तों। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करेगा दोस्तों वो लोकसभा का जो स्पीकर है वो करेगा दोस्तों। ठीक है, इस बैठक का मतलब निर्णय। ठीक है, और इस बैठक की जो अध्यक्षता करेगा लोकसभा का स्पीकर करेगा। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर की बात करें दोस्तों तो ओम बिरला है दोस्तों। कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों, जो कि कोटा राजस्थान से सांसद है दोस्तों।
अच्छा, संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 108 में इनका वर्णन है दोस्तों, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखिए आप, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को किस समिति के मित्र संरक्षक या दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है? तो दोस्तों ये लोक लेखा समिति के, ठीक है, लोक लेखा समिति के रूप में वर्णित किया जाता है, इसके दार्शनिक के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों, तो लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत में नगर पालिकाओं का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में नगर पालिकाओं का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और दोस्तों यहीं पर एक और प्रश्न बन जाता है कि भारत में पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? पंचायत राज का जनक, ठीक है, पंचायत राज का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो बलवंत राय मेहता को, किसको? बलवंत राय मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता को माना जाता है, ठीक है। और बलवंत राय मेहता ने ही 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायत राज व्यवस्था का शिलान्यास रखा था, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, ठीक है। आगे देखिए आप, ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को अप्रत्यक्ष तौर पर और अपवादों के साथ किस प्रस्ताव योजना एक्ट में स्वीकार किया था? तो दोस्तों ये अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था। और अगस्त प्रस्ताव की बात करें दोस्तों, तो ये अगस्त प्रस्ताव मार्च 1940 में, ठीक है, मार्च 1940 में भारत आया था, ठीक है। आगे देखिए आप, भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो भारत का संविधान बनाने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे देखिए आप, जर्मनी के वाइमर संविधान से कौन सा प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो दोस्तों जर्मनी का जो संविधान है और उस संविधान का नाम है वाइमर संविधान, ठीक है। इससे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान लिया गया है। और दोस्तों मौलिक अधिकारों की ही बात, और अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं दोस्तों, इनको आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता दोस्तों, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों। आगे देखिए आप, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा स्वतः किस मौलिक अधिकार को निलंबित करती है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसको निलंबित करती है दोस्तों, ठीक है। कौन सी? ठीक है। आगे देखिए आप, लोकसभा में विपक्ष का प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो दोस्तों ये राम सुभग सिंह, ठीक है, राम सुभग सिंह विपक्ष का नेता था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष, इसकी मान्यता सर्वप्रथम 1967 में दोस्तों, कब? 1967 में हुई थी दोस्तों, ठीक है। और नेता प्रतिपक्ष की बात करें हम या विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का नेता तब बनेगा जब द्वितीय पक्ष, मतलब द्वितीय जो पार्टी रहेगी, सेकंड नंबर की पार्टी, उसको 10% सीटें प्राप्त होगी लोकसभा में, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों। और जो 17वीं लोकसभा है, ठीक है, 17वीं जो लोकसभा है वर्तमान में, ठीक है, 17वीं लोकसभा, उसके अध्यक्ष ओम बिरला है। ओम बिरला जो कि कोटा राजस्थान से हैं, और 17वीं लोकसभा में है 14% महिला है दोस्तों। ये भी आप ध्यान रखें, 14% महिला हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम एक बात करें दोस्तों, एक प्रश्न आया था दोस्तों लोक लेखा समिति, जिसको मैं डिस्कस करके बता देता हूँ। उसके प्रश्न कई बार बनते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं उसके, ठीक है। चलो वो प्रश्न जाने कहाँ रह गया? हाँ, लोक लेखा समिति मिल गया, ठीक है। ये देखिए आप, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति की हम बात करें दोस्तों, तो लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों अधीर रंजन चौधरी हैं। कौन है दोस्तों? अधीर रंजन चौधरी, ठीक है, अधीर रंजन चौधरी जो कि लोक लेखा समिति के वर्तमान अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है।
और दोस्तों बात करें दोस्तों तो 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के माध्यम से गठित हुई थी ये, और जिसे मोंटफोर्ड सुधार, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें कि इसे मोंटफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। अच्छा दोस्तों, लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण की जांच करना, ये इसका कार्य है दोस्तों। और लोक लेखा समिति के अलावा एक और समिति होती है दोस्तों, प्राक्कलन समिति की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, और 30 सदस्य ही पूरे कहाँ से होते हैं दोस्तों? ये लोकसभा से ही होते हैं दोस्तों, ठीक है। और एक और समिति होती है सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, ठीक है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, ठीक है, सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और इसके जो 22 सदस्य हैं उनमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ये भी आप ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट सेशन के साथ में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।